नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश से जान बचाकर भागना पड़ा और इस वक्त वो भारत में है। अब हसीना ये चाहती हैं कि उन्हें ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना इस वक्त कम लग रही है, या ये भी कह सकते हैं कि अभी इसमें वक्त लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ब्रिटेन क्यों शेख हसीना को शरण देने में हिचक रहा है, बहुत उत्सुकता नहीं दिखा रहा है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकालकर उनकी जान बचाकर मोदी ने किस तरह से दोस्ती के फर्ज को निभाया है। आपको बता दूं कि एक लंबे समय से नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका का यह दबाव था कि वो शेख हसीना को, उनकी सरकार को सपोर्ट करना बंद कर दे। अमेरिका की नजर में शेख हसीना डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, लोकतांत्रिक मूल्यों को रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, विपक्ष को दबा रही थी। इसलिए खासकर ये जो बाइडेन की सरकार है अमेरिका में, वो बिल्कुल शेख हसीना के खिलाफ हो गई थी। अब देखिए, अमेरिका का तो अपना ही अलग हिसाब किताब है। जब उन्हें जरूरत होती है, वो दुनिया के खूंखार से खूंखार डिक्टेटर्स को सपोर्ट करने से भी पीछे नहीं हटते। उनके इतिहास में कितने ऐसे डिक्टेटर्स होंगे जिनको उन्होंने सपोर्ट किया होगा, लेकिन जब उनका कोई नुकसान नहीं होता है, कोई वैसा मतलब नहीं होता है, तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। अमेरिका का ये जो दोहरा चरित्र है, वही उसका असली स्वभाव है। तो ये वजह रही कि बांग्लादेश के मामले में नरेंद्र मोदी ने हमेशा अमेरिकी दबाव को ठुकराया, क्योंकि मोदी के लिए भारत का हित सर्वोपरि था। और बांग्लादेश में भारत के लिए अगर कोई मित्र था तो वो थी शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग। ये जो विपक्ष की पार्टी है वहां, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी नेता खालिदा जिया हैं, वो तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की फेवरेट हैं, उनकी पसंद है। और वो पाकिस्तान की भी पसंद रही हैं, क्योंकि ये सारे कट्टर एलिमेंट्स के साथ उनकी दोस्ती है। ये और बात है कि जब तक शेख हसीना सत्ता में रही, उन्होंने इन सारे कट्टरपंथियों की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुई। शेख हसीना ने ये जो पाकिस्तान परस्त कट्टरवादी एलिमेंट्स है वहां पे, उनको काफी हद तक किनारे लगा दिया था। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि बांग्लादेश की आजादी के बाद भी वहां पाकिस्तान परस्तों की, ये जो कट्टरवादी हैं, उनकी अच्छी खासी संख्या रही है। ठीक उसी तरह जैसे कि ये कट्टरवादी और पाकिस्तान परस्त आज भारत में भी हैं। भारत में भी वही लोग हैं जो उस मानसिकता से प्रभावित हैं। अब एक सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ ये नौबत क्यों आई। आप सबको मालूम है, देखिए क्या होता है, एक लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद और जब आपको ऐसा लगता है कि कोई विपक्ष जैसी कोई चीज है नहीं जो आपको चैलेंज करे, तो आप ना ये अतिरेक में बह जाते हैं। और शेख हसीना ने भी कुछ ऐसी ही गलतियां की। जैसे उन्होंने ये जो पॉलिसी वो लेकर के आई कि 30% नौकरियों में रिजर्वेशन, वो जो 1971 की आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी थी उनके परिवार को मिलेगी, ये तो बिल्कुल गलत ही था। इसको आप सही नहीं ठहरा सकते। और इसकी वजह से छात्र जो है वो सड़कों पर उतर आए। बिल्कुल आपको पता है, बांग्लादेश में वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, उन्होंने हमेशा इस तरह के प्रदर्शन में भाग लिया। 1971 में जब ये बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, उसके पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, उसमें छात्रों का बड़ा योगदान रहा था। तो ये इस तरह की एक जो बेफिजूल जो पॉलिसी लेकर के शेख हसीना आई, 30% रिजर्वेशन, जो एक तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया, ये सारी नौकरियां जो थी, अब जिसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये जो छात्र जो सड़क पर उतर आए, वो इतने आक्रामक हो गए कि उनकी झड़प होने लगी सुरक्षा कर्मियों के साथ। सैकड़ों की संख्या में ये छात्र जो है वो मारे गए। और शेख हसीना ने मामले को और भी एक तरह से हवा दे दी इस आग को, जब उन्होंने रजाकार शब्द इस्तेमाल किया। वो एक तरह से देशद्रोही शब्द हो गया और इसके बाद हिंसा और भड़क गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस रिजर्वेशन को इंटरवीन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और 30% को घटाकर 5% कर दिया। लेकिन डैमेज तो हो गया, और इसका फायदा उठाया पाकिस्तान की ISI ने, वो जो वहां की स्पाई एजेंसी है। अब उसने क्या किया, देखिए किस तरह से आपकी एक गलती आपके विरोधियों को, खास करके वो लोग, विदेश की वो एजेंसियां जो इस ताक में बैठी रहती हैं कि आप कोई गलती करें और वो उसका फायदा उठाएं, यही काम किया है पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश में।
तो जैसे ही शेख हसीना ने एक गलती की और छात्र सड़क पे उतर आए तो आईएसआई ने उसका फायदा उठा लिया। अब उसने क्या किया कि जमाते इस्लामी जो वहां पे पार्टी है उसके छात्र विंग को, और जो मेन अपोजिशन है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अब अपोजिशन क्या कहेंगे, पिछला चुनाव तो वो लोग लड़े ही नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो किसी न्यूट्रल एजेंसी की देखरेख में चुनाव हो, जिसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं हुई। लेकिन बीएनपी का छात्र विंग और जमात इस्लामी का छात्र विंग, इन दोनों को आईएसआई ने भड़काया और धीरे धीरे उनकी जो मांग थी वो रिजर्वेशन से हट करके सीधे सीधे शेख हसीना की बर्खास्तगी हो गई। वो कह रहे थे कि अब एक ही सॉल्यूशन है कि शेख हसीना गद्दी छोड़ दें। तो जो बात रिजर्वेशन से शुरू हुई थी वो आईएसआई के हस्तक्षेप से वहां शेख हसीना की बर्खास्तगी का मामला बन गया। और ये जो आईएसआई है और चीन दोनों मिल करके वो बांग्लादेश में ये चाहते थे कि एक एंटी इंडिया सरकार बने जो उनके इशारों पे नाचे, और इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन उनके पास था कि खालिदा जिया और जमात की सरकार किसी तरह से बांग्लादेश में बन जाए, क्योंकि शेख हसीना तो पूरी तरह से भारत को सपोर्ट कर रही थी। हर क्रूशियल मुद्दे पे आप देखेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ भी आप देखेंगे तो बांग्लादेश ने हमेशा टेररिज्म के मुद्दे पे शेख हसीना ने भारत को सपोर्ट किया, हर तरह से वो सपोर्ट कर रही थी, जिसको लेकर के पाकिस्तान और चाइना दोनों नाराज चल रहे थे। अब जो बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अखबारों में जैसी खबरें आ रही हैं, उनका ये कहना है कि इसमें पाकिस्तान का ये जो एक तरह से शेख हसीना के खिलाफ ये जो पूरी हिंसा हुई है वहां पे, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ हुआ है। और इसके लिए वो एक उदाहरण ये दे रहे हैं कि अभी पाकिस्तान ने क्या किया कि जब ये हिंसा शुरू हो गई तो उन्होंने छात्रों से कहा कि अगर वो जरूरत पड़ी, क्योंकि सुरक्षा कर्मी उनको अटैक कर रहे थे, तो पाकिस्तानी दूतावास ने कहा कि अगर ये छात्र चाहें तो उनके मिशन में, डिप्लोमेटिक मिशन में, उनके दूतावास में आकर के शरण ले सकते हैं। ये पूरी तरह से इंटरफेरेंस है, कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन इस तरह का काम नहीं करता, लेकिन इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश भी थी। और अब जो खुफिया रिपोर्ट आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट एक तरह से हुआ है, इसकी पूरी जो पृष्ठभूमि है वो लंदन में तैयार हुई है। ये लंदन में ये पूरा ड्राफ्ट बना वहां पे। अब बांग्लादेश के अधिकारी जो बता रहे हैं, अखबारों में जैसी खबरें छप रही हैं, कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो कार्यवाहक प्रमुख हैं तारिक रहमान, जो कि बीएनपी सुप्रीमो खालिदा जिया के बेटे भी हैं, और आईएसआई अधिकारियों के बीच में अभी एक बैठक हुई है सऊदी अरब में, जहां पे ये पूरी चीज को प्लान किया गया। और इसके अलावा देखिए, आजकल सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल होता है इस तरह की हिंसा में। तो हिंसा की शुरुआत में ट्विटर पे यानी एक्स पर ये जो बांग्लादेश विरोधी जो हैंडल थे वो लगातार इस हिंसा को हवा दे रहे थे, शेख हसीना के विरोध को हवा दे रहे थे। देखिए, तकरीबन 500 से अधिक निगेटिव ट्वीट जो हैं वो शेख हसीना सरकार के खिलाफ किए गए थे एक साथ। और खबर यह है कि इन सबों को एम्पलीफाई किया गया अमेरिका से इनको एम्पलीफाई किया गया, पाकिस्तान से इनको एम्पलीफाई किया गया। इसके अलावा ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसकी पूरी फंडिंग और या कहें कि इसका जो बड़ा हिस्सा है वो चाइनीज जो एंटिटीज हैं उन्होंने किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में ये जो सक्रिय हैं चाइनीज एंटिटीज, उन्होंने इस अपराइजिंग को, अगर हम इसका ये वर्ड यूज करें तो, शेख हसीना के खिलाफ ये जो अपराइजिंग हुई है उसको फंड किया है। तो बहुत स्पष्ट है कि शेख हसीना के खिलाफ ये जो वहां पर हिंसा हुई है, उनकी जो तख्ता पलट हुई है, इसमें पाकिस्तान और चीन की साजिश रही है। अब देखिए, जब मामला बहुत आगे बढ़ गया, हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई, तो शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया और बताया कि वो मुश्किल में हैं और उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया है। और नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक्शन लिया और उनको सुरक्षित बांग्लादेश से निकाल करके भारत ले आए। अब आप ये समझिए कि भारत तो वो आ गई हैं, लेकिन ये बहुत किसी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके लिए भी नहीं है, भारत के लिए भी नहीं है कि वो, ये बहुत ही एक प्लीजेंट सिचुएशन नहीं होगा कि वो भारत में लंबे समय तक रहें, क्योंकि फिर भारत के रिश्ते वहाँ बांग्लादेश के साथ खराब हो सकते हैं और शेख हसीना के ऊपर भी कई तरह के दबाव आ सकते हैं। इसलिए वो चाहती हैं कि ब्रिटेन उनको शरण दे। लेकिन ब्रिटेन इसलिए शरण नहीं दे रहा है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, अमेरिका शेख हसीना के पक्ष में नहीं है। और जब तक अमेरिका अपनी सहमति नहीं देगा,
ब्रिटेन शेख हसीना को शरण नहीं दे सकता। तो जब तक ये मामला सुलझता नहीं है, शेख हसीना कुछ और समय तक भारत में रह सकती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि शेख हसीना की जो बहन है शेख रिहाना, जो अभी उनके साथ हैं, भारत में ही हैं, वो ब्रिटेन की नागरिक हैं, वो अभी ब्रिटेन जाने वाली हैं जैसी खबरें आ रही हैं। और उनकी जो बेटी हैं तुलिप सिद्दीक, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबर हैं और अभी अभी लेबर पार्टी से चुनाव जीती हैं। तो हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए और इन्हें ब्रिटेन में या यूरोप के किसी देश में इनको वहां पे शरण मिल जाए। मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त शेख हसीना अपने जिस बहन के साथ भारत में मौजूद हैं, शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली के सिर्फ यही 2 मेंबर्स हैं। जब शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ था, लोगों ने अटैक किया था, तो उनकी सारी फैमिली को खत्म कर दिया गया था, मार दिया गया था। ये दोनों इसलिए बच गए क्योंकि वो वहां पे मौजूद नहीं थे, इसलिए ये मुजीबुर रहमान की जो वंशावली है वो चल रही है। ये 2 बहनें बच गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन से जब ये कहा गया कि शेख हसीना वहां पे शरण चाहती हैं, तो ब्रिटेन ने ये बताया है कि भाई उनके यहाँ जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें जो टेम्परेरी रिफ्यूज इस तरह की मांगी जा रही है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अखबारों में जो खबर छप रही है, मीडिया में, उसके हिसाब से ब्रिटेन ने कहा है कि जिन लोगों को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है उन्हें उस देश में शरण लेना चाहिए जो सबसे नज़दीकी हो, जहां वो सबसे पहले जाते हों और जो सुरक्षित हो। मतलब एक तरह से ब्रिटेन ये कह रहा है कि सबसे नज़दीक तो भारत है और सबसे पहले वो भारत में आ गई हैं, तो अब भारत को ही उनको सुरक्षा देना पड़ेगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि ब्रिटेन बहुत इच्छुक नहीं है शेख हसीना को शरण देने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शेख हसीना की जो बहन है उनकी बेटी वहाँ MP है, तो शायद कोई बीच का रास्ता आने वाले समय में निकल सकता है। एक बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार इस वक्त होती तो क्या करती। नरेंद्र मोदी ने तो अमेरिकी दबाव को ठुकराते हुए शेख हसीना के साथ अपनी दोस्ती निभाई है और जो भरोसा शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी के ऊपर किया उस पर वो खरे उतरे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आज होती तो क्या करती। देखिए, 2 ऐसे वाकये हैं, ऐसे वाकये पहले के हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस इस वक्त सरकार में होती तो शायद ऐसा रिस्क नहीं लेती। एक तो 1975 में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की हत्या की घटना है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये खबर थी और कहते हैं कि उन्होंने उनको बताया भी था, लेकिन वो बच नहीं पाए। अगर उस वक्त भारत के ऊपर कई बार ये आरोप भी लगता है कि जब आपके पास ये इंटेलिजेंस थी तो आपने क्यों नहीं समय रहते कदम उठाया और एक मित्र को बांग्लादेश से आप क्यों नहीं बचा पाए। उनको आप इवैक्यूएट कर सकते थे उनको, लेकिन आपने नहीं किया। तो एक तो 1975 का वो मामला है मुजीबुर रहमान की हत्या के वक्त का, जब भारत उनको नहीं बचा पाया, जब कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पे इंटेलिजेंस होने के बावजूद इंदिरा गांधी की सरकार एक मित्र को नहीं बचा पाई। दूसरे 1992 में अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह को भी कांग्रेस की सरकार नहीं बचा पाई। देखिए, उस वक्त नजीबुल्लाह सैन्य मदद चाहते थे, आर्थिक मदद चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हमें पैसे दो ताकि हम हथियार खरीद सकें, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने यह भी नहीं किया। और हुआ क्या, बाद में हुआ यह कि 4 साल के बाद तालिबान जब वहां पे आ गए फॉर्मली, तो उन्होंने न सिर्फ नजीबुल्लाह को जान से मारा बल्कि लैंप पोस्ट उनको हैंग कर दिया, लटका दिया, जो कहते हैं लैंप पोस्ट से लटका देना। तो इतने बर्बर तरीके से भारत के एक मित्र की हत्या हो गई। ये कहा जाता है कि अगर उस वक्त की भारत की जो सरकार थी, अगर नजीबुल्लाह को मदद करती, सैन्य मदद भी करती, आर्थिक मदद करती, तो शायद नजीबुल्लाह का ये हश्र नहीं होता। तो ये 2 ऐसे वाक्य हैं जिससे ये पता चलता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आज होती तो शायद इस तरह से खुल करके शेख हसीना की मदद नहीं कर पाती जिस तरह से कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अब देखिए, मोदी सरकार ने शेख हसीना के मामले में जो हिम्मत दिखाई है, आज सारी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है। और मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से मना कर चुके हैं। उन्होंने मना कर दिया और आपने देखा किस तरह से शेख हसीना अभी भारत में है। और जब तक उनको किसी देश में, यूरोप के किसी देश में, चाहे ब्रिटेन हो या कोई दूसरा देश हो, वहां उनको शरण नहीं मिल जाता है, तब तक वो भारत में रहेंगी। मोदी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा तो नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो जाता है, शेख हसीना भारत में रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन इस दबाव से नहीं निकल पाया जो अमेरिका का दबाव है, और वो शेख हसीना को
वहां पे शरण देने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है, लेकिन मोदी सरकार इस दबाव में नहीं आई। मोदी सरकार ने खुल करके शेख हसीना का समर्थन किया और भारत में रहने के लिए उनको जगह भी मुहैया करवाई है, सारी सुरक्षा और जो भी चीजें जरूरी हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि ये पहला वाकया नहीं है जहां पर कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार किया। मैंने आपको पहले ही बताया था प्योर पॉलिटिक्स के पुराने वीडियो में कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने रूस के मुद्दे पर अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया था। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए भारत का हित सर्वोपरि है। जो भारत का दोस्त है उसे मोदी बचाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।